हेलो बुल ट्रैकर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट चर्चा। दोस्तों, आज पार्लियामेंट में न्यू फाइनेंस बिल पास हो गया और उसके बाद हमें मार्केट में शार्प गिरावट देखने को मिली। तो मार्केट ऑलरेडी पैनिक में था, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की खबरें आ रही थी, उसका एक फेयर था, उसके बाद बैंकिंग क्राइसिस हो गई और अब ये नया बिल पास हो गया जिसकी वजह से जो है लोग थोड़ा परेशान है। तो इन सबको हम समझते हैं और इनका मार्केट में इम्पैक्ट क्या होगा वो समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे इस न्यू फाइनेंस बिल में क्या चेंजेस हुए, कैसे वो हमको इम्पैक्ट करेगा और फिर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। तो इस नए फाइनेंस बिल में जो है काफ़ी कुछ आया, लेकिन हम उसमें से 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला कि म्यूचुअल फंड्स में क्या बदलाव हुआ, दूसरा जो डेरिवेटिव्स में एसटीटी लगती है उसमें क्या बदलाव हुआ और तीसरा जो स्टॉक ऑप्शंस के फील्ड में क्या बदलाव हुआ। तो आइए पहले म्यूचुअल फंड्स को समझते हैं। तो दोस्तों, इस फाइनेंस बिल के पास होने के बाद 1 अप्रैल से म्यूचुअल फंड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा टैक्सेशन पर्पस से। पहला वो जिसे हम इक्विटी फंड्स कहेंगे। तो इक्विटी फंड्स कौन होंगे? जिसमें 65% से ज्यादा का इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होगा। और डेट फंड्स कौन होंगे? जिसमें 35% से कम इक्विटी का इन्वेस्टमेंट होगा, उसे डेट फंड क्लासिफाई किया जाएगा। और तीसरा वो जिसमें इक्विटी 35% से ज्यादा और 65% से कम होगा। तो जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो है डेट फंड में, यानी कि जिसमें इक्विटी का इन्वेस्टमेंट 35% से कम है। तो पहले काफी लोग डेट फंड्स में इन्वेस्ट करते थे क्योंकि उसमें टैक्स का बेनिफिट मिलता था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स अप्लाई होता था। यानी कि अगर आप डेट फंड को 3 साल से ज्यादा होल्ड कर रहे हैं तो आपको जो उसमें 20% का टैक्स बेनिफिट मिलता था प्लस इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। और अगर आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लेते हैं तो 10% का उसमें टैक्स बनता था। इंडेक्सेशन यानी कि आप जब टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें इन्फ्लेशन जो होता है, महंगाई जो बढ़ती है, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो काफी लोग जो है टैक्स बचाने के लिए और ये सोच के डेट फंड में पैसा लगाते थे कि एफडी में तो कुछ मिल नहीं रहा है, डेट फंड में उससे 2-3% ज्यादा मिल जाएगा, टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा। तो काफी वो उस पर्सपेक्टिव से जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, सर्विस क्लास के लोग हैं, वो काफी ज्यादा उसमें पैसे लगाते थे। लेकिन अब सरकार ने उस रूल को चेंज कर दिया है। अब जो है उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्सेस को हटा दिया गया है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्सेस लगेंगे, यानी कि आप जिस इनकम स्लैब में आते हैं वैसे टैक्स देने पड़ेंगे। तो एक तरीके से एफडी में पैसा रखिए चाहे इसमें रखिए, टैक्स के बेनिफिट्स जो है लगभग सेम है। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूं कि मैं कोई टैक्स का स्पेशलिस्ट नहीं हूं, तो इन सब चीजों को आप जरूर जो है अपने टैक्स कंसल्टेंट से भी वेरीफाई कर लें। और अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज फील फ्री टू करेक्ट मी। तो जैसा कि मैंने बताया, इक्विटी फंड्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उसमें जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्सेस अप्लाई पहले करते थे वही होंगे, लेकिन जो बीच वाले हैं, यानी कि जिसमें इक्विटी का इन्वेस्टमेंट जो है 35% से ज्यादा और 65 से कम है, उसमें जो है इंडेक्सेशन का बेनिफिट अवेलेबल होगा और 20% के रेट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स भी अप्लाई करेंगे। तो जो मेजरली अगर आप देखें तो ये बदलाव डेट फंड्स के लिए किया गया है। तो इसके पीछे क्या सोच थी ये तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार चाहती है कि आप डेट फंड्स में पैसा ना लगाएं। यहां पर मैं एक और चीज बता दूं कि ये सिर्फ डेट फंड ही नहीं, बल्कि अगर आपका फंड गोल्ड में भी लगाता है तो उस पर भी ये रूल अप्लाई होगा। इनफैक्ट अगर ये इंटरनेशनल मार्केट में भी लगाता है तो भी उस पर ये रूल अप्लाई होगा और फंड ऑफ फंड पे भी होगा। तो जरूर चेक करें कि आप किस तरीके से इंपैक्ट होंगे। हालांकि ये आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स पर इसका फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 1 अप्रैल के बाद से फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो उस पर पड़ेगा। तो अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो अभी कुछ दिन इस साल के खत्म होने में बचे हैं, आप उस पर पैसे लगाकर उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि सरकार ने ऐसा क्यों किया, तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि आप डेट फंड्स में पैसा कम लगाएं, ज्यादा पैसा आप या तो एफडी में रखिए या फिर आप इक्विटी मार्केट में रखिए या फिर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे रखिए। तो इसका अब इंपैक्ट क्या होगा? तो एज अ इन्वेस्टर हमें इंपैक्ट क्या होगा कि हमको जो टैक्स का बेनिफिट मिलता था वो अब कम मिलेगा।
और हमें अब पैसे को या तो इक्विटी मार्केट में ज़्यादा रखना पड़ेगा, या फिर हमें एफडीज में रखना पड़ेगा, या फिर हमें गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ पे रखना पड़ेगा अगर हम डेट फंड के फ़ायदे उठाना चाहते हैं। लेकिन इसका जो ज़्यादा इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा, उन कंपनीज पर पड़ेगा जो डेट मार्केट से पैसा उठाते हैं। दोस्तों, कई जो छोटे बैंक्स हैं या जो एनबीएफसीज हैं, उनको पैसा जो उठाते हैं और जो पैसा उठाकर लोगों को आगे लोन देते हैं, वो डेट मार्केट से ही उठाते हैं। तो वो बॉन्ड्स इश्यू करते हैं, पेपर्स इश्यू करते हैं और इस तरीके से अपने पैसे की रिक्वायरमेंट को जो है पूरा करते हैं। और जो इन्वेस्टर होता है वो उन बॉन्ड्स को सब्सक्राइब कर लेता है। उनको लगता है कि एफडी रेट अगर 5% है तो यहाँ तो 7%, 8% मिल रहा है, टैक्स का बेनिफिट भी मिल जाएगा, तो हम लगा लेते हैं। तो दोनों के लिए एक विन विन होता है। लेकिन अब अगर आप डेट मार्केट में पैसे नहीं लगाएंगे तो उनके बॉन्ड सब्सक्राइब कैसे होंगे, तो उनको ये इम्पैक्ट होने वाला है। लार्ज कॉर्पोरेट्स भी टू सम एक्सटेंट इम्पैक्टेड होंगे, क्योंकि हमेशा वो इक्विटी मार्केट में नहीं जा पाते हैं या हमेशा उनको बैंक्स लोन नहीं देते हैं। अब आज किस परिस्थिति में अगर आप देखिए तो बैंक्स भी लोन कम दे रहे हैं, सोच समझ के दे रहे हैं, तो उनके पास एक बॉन्ड मार्केट का ऑप्शन होता था। तो ओवरऑल जो है कंपनी के हाथ में पैसा मार्केट से उठाना मुश्किल हो जाएगा, ये इसका इम्पैक्ट होने वाला है। और इसके पीछे मुझे जो सरकार की एक और सोच ये लगती है कि देखिए बैंक्स तो डावाडोल हैं ही दुनिया भर के, तो अब आपके पास चूंकि आप सेफ्टी चाहेंगे, आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहेंगे करंट सिचुएशन में, तो आप बैंक के पास जाएंगे कि भैया ये लीजिए हमारी एफडी और आप हमें 7% इंटरेस्ट दीजिए, हम उसमें खुश हैं। तो बैंकों के हाथ में पैसा आएगा और फिर वो बैंक जो है आगे लोन देने के लिए बिग कॉर्पोरेट्स को लोन देंगे। तो मुझे तो यही समझ में आता है। अगर आपको कोई और एंगल लगता है इसका तो जरूर अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करिए। दूसरा जो बदलाव हुआ वो एसटीटी में। तो दोस्तों, अगर आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं, चाहे ऑप्शंस में चाहे फ्यूचर्स में, तो आपको पता है कि एसटीटी दिया जाता है। तो एसटीटी में 25% का राइज किया गया है। तो अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे तो पहले आपको जो है एसटीटी देना पड़ता था पर करोड़ के नोशनल वैल्यू पे 1000 रुपीज, और अब आपको देने पड़ेंगे 1250 रुपीज। वहीं ऑप्शन सेलिंग में एज पर द नोटिफिकेशन जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की आई है कि पहले जो आपका 2100 रुपीज पर करोड़ के नोशनल वैल्यू पे बनता था, अब 2700 यानी कि 2700 आपकी एसटीटी बनेगी। लेकिन यहां पर एक लगता है उनसे मिस्टेक हो गई, क्योंकि एसटीटी इससे ऑलरेडी ज़्यादा है। एंड जहां तक मुझे याद आ रहा है कि 5000 रुपीज पर करोड़ है, तो एक तरीके से तो ये घटी है। लेकिन अब ऐसा मैंने पढ़ा है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने इस मिस्टेक को रियलाइज किया गया है और उसे फिक्स कर रहे हैं। तो एसटीटी में जो है अभी भी बदलाव हो सकता है, हमें फ्रेश जो चेंजेस आने वाले हैं उसका इंतजार करना पड़ेगा। तो एसटीटी बढ़ाने का रीजन क्या था? क्योंकि सरकार को लगा कि हम ऑप्शंस मार्केट में, डेरिवेटिव मार्केट में एसटीटी को बढ़ाकर ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कैश मार्केट के वॉल्यूम्स जो हैं डाउन हो रहे हैं। अगर आप पिछले साल से इस साल को कंपेयर करें तो 20% ड्रॉप है, क्योंकि लोग जो हैं कैश मार्केट में काम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि एक तो मार्जिन बढ़ गया है। देखिए दोस्तों, जो इन्वेस्टर होता है वो साल के 4-5 ट्रेड्स करता है, ट्रेडर रोज करता है। तो अब आपने मार्जिन अमाउंट को बढ़ा दिया, तो ट्रेडर इस वजह से कैश मार्केट को छोड़ रहा है और ऑप्शंस मार्केट में जा रहा है। और ऑप्शन मार्केट का अगर वॉल्यूम देखिए आप तो डबल हो गया है, पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट इट्स डबल अगर हम नोशनल वैल्यू को कैलकुलेट करें। तो इस वजह से सरकार को लग रहा है कि यहाँ पे जो है हम अच्छा खासा टैक्स का कलेक्शन कर सकते हैं, और यही इसीलिए शायद सरकार ने एसटीटी को बढ़ाया है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चेंज है जिसे हम सबको जानना जरूरी है वो है स्टॉक ऑप्शन से रिलेटेड, और उसमें जो डू नॉट एक्सरसाइज फीचर है उस पर बदलाव किया गया है। दोस्तों, जब हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं और अक्सर एक्सपायरी के दिन क्या होता है, हम कई दफ़े पोजीशंस को छोड़ देते हैं, और पोजीशन को जब हम छोड़ते हैं तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली उसका कैश सेटलमेंट होता है। यानी कि जो हमारा प्रॉफिट था, अगर हमारा ऑप्शन प्रॉफिट में है तो वो सब्ट्रैक्ट कट पिट के टैक्सेस और सब कुछ कट के हमें हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है। और अगर हमारे लॉस है तो हमारी जो देनदारी है वो हमारे अकाउंट से कट के जो काउंटर पार्टी है उसके यहाँ पहुँच जाता है। तो कोई ज़रूरी नहीं था, मैंडेटरी नहीं था कि हमें ऑप्शंस को, पोजीशंस को क्लोज करना है।
लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया और ये बदलाव वैसे नया नहीं है, टाइम टू टाइम एक्सचेंज करता रहता है। तो अब जो नया नोटिफिकेशन ये है कि आपको पोजीशंस को काटनी पड़ेगी। अगर आप नहीं काटेंगे तो क्या होगा, आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी, शेयर लेना पड़ेगा। दोस्तों जो ऑप्शंस में ज़्यादा काम नहीं करते हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दरअसल ऑप्शंस खरीदने का मतलब होता है कि बेसिकली आपके पास, अगर आप कॉल ऑप्शन खरीदते हैं तो यू हैव द राइट टू बाय द स्टॉक। जब आप ऑप्शन सेल करते हैं कॉल ऑप्शंस को तो यू हैव द ऑब्लिगेशन टू सेल द अंडरलाइंग शेयर। इसी तरीके से जब आप पुट ऑप्शन खरीदते हैं तो यू हैव द राइट टू सेल स्टॉक, एंड जब आप पुट सेल करते हैं तो यू हैव द ऑब्लिगेशन टू बाय स्टॉक। तो एक तरीके से जब आप ऑप्शन खरीदते हैं तो दरअसल आपकी मंशा ये होती है कि आप एक्सपायरी के दिन शेयर्स में अदला बदली करेंगे। यही जो उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है ऑप्शंस का। लेकिन अब जो है लोग ऑप्शंस को स्टॉक की तरह ट्रेड करते हैं, उनको अंडरलाइंग स्टॉक से कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है कि हमें ऑप्शन का प्राइस बढ़े तो हम मुनाफा कमाएं, अगर वो शॉर्ट साइड में तो ऑप्शन का प्राइस घटे तो हम मुनाफा कमाएं। तो एक्सचेंज अब कह रहा है कि आपको जो है डिलीवरी लेनी पड़ेगी, यानी कि आपको स्टॉक्स में भी डील करना पड़ेगा। अब इसका इंपैक्ट क्या है कि अगर आपने पोजीशंस नहीं काटी तो क्या होगा कि आपको फिर स्टॉक की डिलीवरी लेनी पड़ेगी और आपके पास उतना फंड होना चाहिए। अगर फंड नहीं होगा तो आप पर पेनल्टी लगाएगी। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि लास्ट मिनट तक हमें वेट नहीं करना है। आपको जो है एक मार्केट खत्म होने से पहले जो है अपनी पोजीशंस को क्लोज कर देना है। यही इसका सोल्यूशन है। और कई दफे ऐसा भी हो सकता है कि एक्सपायरी से 1-2 दिन पहले आपका ब्रोकर जो है आपसे ये कहेगा कि भाई आप इतना मार्जिन अमाउंट रखिए जितना उसकी डिलीवरी लेने के लिए चाहिए, वो अमाउंट को अपने अकाउंट में मेंटेन करिए, नहीं तो हम आपकी पोजीशन काट देंगे। तो अपने ब्रोकर्स से कांटेक्ट करके इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करिए। लेकिन अच्छा यही होगा कि लास्ट मिनट तक अपनी पोजीशंस को वेट मत करिए, क्योंकि होगा क्या कि आखिरी मोमेंट पर आप पोजीशन नहीं काटेंगे तो हो सकता है आपका ब्रोकर काट देगा और आधे पौने दाम पे काट देगा। हो सकता है आप जिस प्रॉफिट जो आप कमा रहे हैं वो भी आपको ना मिले। इसलिए पोजीशंस को टाइमली काटिए। और मैं तो ये भी सलाह दूंगा कि 3-4 दिन पहले ही अपनी पोजीशंस को एग्जिट करने की कोशिश करिए, आखिरी दिनों तक इंतजार ना करिए। तो दोस्तों ये जो न्यू फाइनेंस बिल के चेंजेस आए हैं, आपका क्या व्यू है? आपको क्या लगता है ये चेंजेस आपके लिए अच्छे हैं या आपके लिए बुरे हैं? अपना फीडबैक जरूर शेयर करिए। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं हम निफ्टी बैंक निफ्टी की तरफ और मार्केट की एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम जरा निफ्टी का डेली चार्ट देखते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको दिखाया था कि ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल पे चल रहा है और साल के शुरुआत से ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें ये चैनल देखने को मिल रहा है। अब हमारे पास एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। आप ये जो लाइन देख रहे हैं ये हमारे पास एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, या अभी इसके इर्द गिर्द मार्केट घूम रहा है। इससे ऊपर एक अटेम्प्ट भी लिया और सेलिंग का सामना उसे करना पड़ा। तो अभी देखना है कि इसको कन्विंसिंगली नीचे की तरफ ब्रेक करता है कि नहीं करता है। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो मार्केट जो है काफ़ी नीचे तक जा सकता है और फर्स्ट लेवल हम 16,200-300 तक भी देख सकते हैं। लेकिन अभी हमें पहले देखना है कि इसको कन्विंसिंगली ब्रेक करे। तो आइए दोस्तों हम निफ्टी की इंट्राडे ओआई की पोजीशंस को देखते हैं। आज वीकली एक्सपायरी के बाद पहला दिन था और मार्केट खोलते ही दोनों में पोजीशंस बनी, कॉल और पुट में। लेकिन अंत आते आते आप देखिए पुट्स में तो पोजीशंस क्लोज हुई, लेकिन कॉल्स की पोजीशंस क्लोज नहीं हुई बल्कि फर्दर पोजीशंस ऐड हुई। ध्यान रहे दोस्तों कि वीक के आखिरी दिन फ्राइडे को अक्सर हमें ऐसा देखने को मिलता है कि दोनों सेलर्स, कॉल और पुट सेलर्स, अपनी पोजीशंस को काटते हैं, लेकिन आज ऐसा होता हुआ हमें नहीं दिख रहा है। तो ये भी हमें एक बेरिशनेस इंडिकेट कर रहा है। तो आइए दोस्तों अब ऑप्शन चेन की एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 चार्ट दिख रहा होगा। तो ऊपर वाला चार्ट जो है कल का है यानी कि 23rd का है, और नीचे वाला आज का है यानी कि 24th का है। तो कल मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो पुट सेलर है वो 17,000 लेवल पर टिका हुआ है, यानी कि उसको पूरी तरीके से डिफेंड कर रहा है। आज भी वो उस पर टिका हुआ है। इनफैक्ट थोड़ा और पोजीशंस भी उस पर ऐड हुई हैं। लेकिन आप अगर कॉल में देखिए कि तो कॉल में जबरदस्त तरीके से
17,000 पर ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, जो कि ये बताता है कि कॉल सेलर्स जो है काफ़ी अब ये मानने लगे हैं कि 17,000 उन्होंने कॉन्कर कर लिया है और मार्केट इससे नीचे जाएगा। दूसरा जो डैमेज आप देखिए 17,100 लेवल के आसपास देखने को मिला है। कल यहां पर नेक टू नेक फाइट थी और आज अगर आप देखिए तो कॉल सेलर्स ने पूरी तरीके से इसको ओवरटेक कर लिया है। तो अगर ऑप्शन चेन को भी देखें तो बियरिशनेस ही इंडिकेट हो रही है, लेकिन अभी भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स को एक बड़ा होप है कि 17,000 के ऊपर मार्केट जाएगा और अगले कुछ दिनों हमें देखना पड़ेगा कि पुट सेलर क्या करता है, वो अपने पोजीशंस को छोड़ता है या फिर उस पर डटा रहता है। अब आइए दोस्तों हम डे वाइज देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट में क्या चल रहा है। तो अगर आप हमारे वीडियोस को लगातार फॉलो कर रहे हैं तो हम इसको दो पार्ट में एनालिसिस करते हैं। पहला चार्ट में हम स्टॉक ऑप्शंस के पोजीशंस को लेते हैं, ओपन इंटरेस्ट को लेते हैं, इसमें हम निफ्टी बैंक निफ्टी को निकाल देते हैं और दूसरे में हम सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेते हैं। तो यहाँ पर कोई बदलाव नहीं है, एज इट इज़ पिक्चर है। स्टॉक ऑप्शंस में ऐसे भी ट्रेडिंग कम होती है, तो वहाँ पर हमें अगर कोई ड्रामेटिक उतार चढ़ाव होता है तभी विजिबल होता है, नॉर्मल सिचुएशन में कोई वहाँ पर हमें खास देखने को नहीं मिलता है। अगर हम इंडेक्स ऑप्शंस में देखें तो वहाँ पर क्या हो रहा है, तो अगर आप इन दिनों से कंपेयर करें तो डेफिनेटली जो है बियरिशनेस थोड़ा कम होती हुई दिख रही है। बीच में हमें मार्केट में राइज भी देखने को मिला है, लेकिन एक बार फिर देखिए आप यहाँ पर जो है कॉल सेलर्स एग्रेसिवली कॉल्स को सेल करते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा बियरिशनेस तो मार्केट में नहीं है, लेकिन मार्केट जो है बेयर जोन पे ही है और लगातार जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों सेल जोन पे चल रहे हैं। हमें नीचे की तरफ की पोजीशंस को ही बनाना है। कल दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि हमें बैंक निफ्टी को अवॉइड करना है। बैंक निफ्टी में ऊपर और नीचे काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी और बैंक निफ्टी में नेकेड काम ना करें, हेजिंग के साथ ही करें। और हमने जो लेवल आपके साथ शेयर किया था वो हमारे पुराने लेवल ही चल रहे हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो 39,670 के नीचे हमें शॉर्ट रहना है। निफ्टी में भी हमें सेल रहना है और जैसा कि मैं लगातार शेयर कर रहा हूं कि हमारा जो लेवल है 17,281, इसके नीचे हमें शॉर्ट रहना है। और कल भी मैंने आपके साथ ये लेवल कहा था और नीचे की तरफ ही रहने को कहा था, लेकिन ध्यान रहे कि करंट लेवल से अब हमारा लेवल थोड़ा ऊपर पहुंच गया है। तो अगर आप नेकेड शॉर्ट करेंगे और एक बाउंस आएगा तो आपको लॉस भी हो सकता है। तो कोशिश करना है हमें कि हम बाउंस पे सेल करें या फिर हेज के साथ काम करें। तो फ्रेश पोजीशंस खोलने से पहले हमें बाउंस के लिए तैयार रहना है। तो दोस्तों ये था हमारा मार्केट की एनालिसिस और इसी के साथ मैं वीडियो को खत्म कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।